नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। नाइजीरिया के साथ रणनीतिक भागीदारी पर भारत का विशेष जोर। दोनों देशों के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी होंगे नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सर्वोच्च पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। महाराष्ट्र में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया रोड शो। प्रियंका गांधी और उद्धव ठाकरे ने भी ठोकी ताल। झारखंड में जेपी नड्डा की गोमिया सितरी में हुई जनसभा। जेएमएम, कांग्रेस और अन्य दलों का भी प्रचार जारी। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया में बाढ़ के बाद हुए जानमाल के नुकसान पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने तब मानवीय सहायता उपलब्ध कराई थी। पीएम ने कहा कि वे नाइजीरिया के साथ रणनीतिक भागीदारी को उच्च प्राथमिकता देते हैं। नाइजीरिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक विषय, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं में हमारा सहयोग मजबूत है और अनेक नई संभावनाएं भी हमारे इस संबंधों में जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी या ड्रग तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हम मिलकर काम करते रहे हैं और मजबूती से हम आगे भी करते रहेंगे। नाइजीरिया में रहने वाले 60,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग हमारे संबंधों में अहम कड़ी हैं। उनकी देखभाल के लिए एक गार्डियन के रूप में आप जो उनको संभालते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। पीएम मोदी ने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने के फैसले पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, लेकिन ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है और यह भारत नाइजीरिया के सदियों पुराने जो संबंध है, उन संबंधों का सम्मान है। और इस सम्मान के लिए मैं नाइजीरिया का, आपकी सरकार का
और देशवासियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। आप बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया में राष्ट्रपति आवास पर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गौरतलब है कि 2007 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। पीएम की यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को विस्तार मिलेगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सत्रह साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा नाइजीरिया का, और जहां पर उन्हें पहले जब वो पहुंचे तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने मुलाकात की। दोनों देशों के बीच किस तरीके से जो संबंध हैं, जो साझेदारी है रणनीतिक रूप से भी और मजबूत होती नजर आएगी। इस दौरे के बाद काफ़ी अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, और इस दौरान आप देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में नाइजीरिया में पीएम का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात भी की, और इस मुलाकात से पहले किस तरीके से उनका जो भव्य स्वागत वहाँ हुआ था। इस दौरान अलग जो विषय हैं अलग अलग, उस पर उन्होंने चर्चा की नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ, और हमने देखा था कि कैसे दोनों देशों के बीच जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है वो भी हुई। और खासतौर से नाइजीरिया के दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज ब्राज़ील के लिए भी रवाना होंगे, जहां वे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की ब्राज़ील यात्रा से जुड़े अहम मुद्दों पर हमारे संवाददाता असीम मिश्रा ने ब्राज़ील में भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी के साथ खास बातचीत की। सबसे पहला सवाल यही कि जिन बातों को दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया था जब G20 का सम्मेलन भारत में हुआ था, उन बातों को अब ब्राजील कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है इस G20 के समिट के जरिए। ग्लोबल साउथ हम बोलते हैं ना, डेवलपिंग कंट्रीज का चैलेंजेस क्या है, उसको हम कैसे आगे रखें सबके सामने। बिकॉज क्या होता है कि जब वो बातचीत हो रहा है कि से हम यूक्रेन के ऊपर बात करते हैं, बाकी ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसमें उनका कंसर्न्स भी हम थोड़ा बीच में वो भूल जाते हैं ना। इसलिए वो एक चीज था, हमारा सक्सेस था कि हम वो ग्लोबल साउथ का चैलेंजेस, वो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, या वो चैलेंजेस जो आता है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, सो वो सारे वी पुट इट इन द फोरफ्रंट, वो सामने रखे हैं, एंड ब्राजील भी उसको आगे ले जा रहे हैं। ट्राइका की बात अगर मैं करूं, इंडिया, ब्राजील एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं। ऐसे में ये जो G20 का समिट है, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं और भारत कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहा है। ऐसे में ये ट्राइका जो बर्निंग इशूज हैं आज की डेट में, उसको कैसे एड्रेस कर सकता है? अभी द फैक्ट दैट वी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, हम भी मेंबर्स हैं IPSA, you know, in the IPSA grouping as the 3 democracies, no? And then we also members in BRICS, and we also work together in many multilateral fora as partners, right? And so हमारे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी इसमें है कि इंडिया ने एजेंडा सेट किया, फिर ब्राजील ने उसको थोड़ा आगे ले जा रहे हैं, और फिर साउथ अफ्रीका उसको और भी आगे ले जा रहे हैं। नाउ ये क्यों, वो इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये वाला? बिकॉज एक इंटरनेशनल पॉलिसी सेटिंग में टाइम लगेगा, सारे कंट्रीज को जोड़ना पड़ेगा उसमें। इंडिया की बात की जाए, हंगर को लेके, पॉवर्टी को लेके, सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर, इन तमाम चीजों को अपने उस डिक्लेरेशन में शामिल किया था। ब्राजील इस बार सोशल इंक्लूजन, रिफॉर्म्स एंड जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें हम काफी मिलकर ही हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, हमने पिछले साल हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था, बिकॉज जब आप एनर्जी ट्रांजिशन बात कर रहे हैं, उसका है कि कौन उसका वो पैसा पे करेगा, कैसे कहाँ से आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा, राइट? सो दीज टू एड्रेस करना पड़ेगा फंडामेंटली, राइट? एंड थर्ड कि एनर्जी ट्रांजिशन माने हर कंट्री के लिए अलग अलग तरीका होता है उसमें, ईच कंट्री हैज इट्स ओन पाथवे हम बोलते हैं ना। एंड सो इसमें एक तो है कि हम मिलकर वो सस्टेनेबल मोबिलिटी का बात करके हम वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर,
which is a big success. हमने उसमें launch किया with Brazil, with US, with Italy, with both developing and developed countries, no? So that we're able to form a global framework for sustainable mobility. And naturally Brazil उसमें तो important partner है आपने बोला. अफ्रीकन यूनियन फर्स्ट टाइम फुल फ्लेज मेंबर की तरफ इसमें शामिल होने जा रहा है, क्या कुछ उससे उम्मीद कर सकते हैं? और भारत उसको जो ग्लोबल साउथ की वॉइसेस हैं अफ्रीकन यूनियन को शामिल होने के बाद से वो कितना और आगे बढ़ेगा? See, African Union becoming a member of the G20, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज आप समझे कि जब वो फर्स्ट समिट हुआ था 2008 में, 2008 के बाद अभी फर्स्ट टाइम हम एक नया मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं G20 में, नंबर 1. एंड नंबर 2, वो एक यूनियन नहीं है, इट्स एक्चुअली अ वॉइस ऑफ 55 कंट्रीज, 55 कंट्रीज इन अफ्रीका आर नाउ गेटिंग अ चांस टू स्पीक, राइट. एंड थर्ड, इंडिया ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था उसमें, बिकॉज ऑफ रिलेशंस विद अफ्रीका प्लस विद द डेवलप्ड वर्ल्ड प्लस विद ऑल द कंट्रीज. रिमेंबर कि ये तो कंसेंसस था ना, जब इंडिया ने प्रपोज किया वो कंसेंसस था, राइट. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसमें. ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होगी, बायलैटरल्स होंगे, इस रिलेशनशिप को कितनी मजबूती मिलेगी? ये तो बहुत आगे जा रहा है. अभी तो हम कितने सेक्टर्स में हम एक्सपैंड कर चुके हैं हमारा रिलेशंस. वी आर नाउ लुकिंग एट, एक तो है एग्रीकल्चर, खेती में हम काफी काम कर रहे हैं. दूसरा, हम गाय के ऊपर हम काफी काम कर रहे हैं. तीसरा, हम इधर से वो उड़द दाल, तूर दाल सारे हम इंडिया से इंडिया को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. सोया ऑयल वो भी काफी इंडिया से जा रहा है इंडिया को. अभी हमारा ट्रेड भी बढ़ गया, अभी लगभग $16 बिलियन हो गया. एंड उसके अलावा वो हमारा डिफेंस एंगेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है. फर्स्ट टाइम वी हैड द चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑल गो टू इंडिया वन आफ्टर अनदर. भारत ने जिन बातों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था उनमें से बहुत सारी अहम बातों को अब इस बार ब्राजील भी उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा और अगले साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जिम्मे होगा उन बातों को और आगे बढ़ाने का. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बहुत सारी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपको बता दें, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है. सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ साथ दुनिया भर के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे. ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने इसका जायजा लिया. आइए देखते हैं. G20 का बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में होने जा रहा है और इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहां की सरकार की तरफ से किए गए हैं. आप देख सकते हैं यहां पे किस तरह से एक मॉक ड्रिल की स्थिति यहां पे है. यहां पे तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहां पे मौजूद हैं और हमारे ठीक बगल में आप बाईं तरफ देख सकते हैं यही वो वेन्यू है जहां पे कि 18 और 19 नवंबर को G20 का बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इसके लिए 9000 से ज्यादा सिक्योरिटी के पर्सनल यहां पे डिप्यूट किए गए हैं. न सिर्फ इनको बल्कि ब्राजीलियन आर्मी, ब्राजीलियन नेवी और ब्राजीलियन एयरफोर्स के लोग भी जो हैं वो भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे. और चूंकि यहां पे तमाम जो G20 में तमाम देश हैं और तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो यहां पे आएंगे और इनकी जो सुरक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसलिए तमाम जगहों पर जो सिक्योरिटी के पर्सनल है वो उनको डिप्यूट किया गया है, वो यहां पे मौजूद हैं और इस वक्त वो यहां पे वो देख रहे हैं तमाम चीजों को कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहां पे ना हो राष्ट्राध्यक्ष को, क्योंकि जो विदेशी मेहमान है वो यहां पे आ रहे हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में होने जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार का ये शिखर सम्मेलन, क्योंकि जिन मुद्दों को भारत ने पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन में छोड़ा था उनमें से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को इस बार ब्राजील अपने शिखर सम्मेलन में उसको शामिल किया है. अब सबकी निगाहें होंगी कि इन तमाम बातों पर, जिन बातों को ब्राजील ने शामिल किया है, जिन बातों को भारत ने छोड़ा था, मसलन कि सतत विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है. दूसरा, जो भूख और गरीबी के खिलाफ एक लड़ाई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा. और तीसरा, जो बहुपक्षीय संस्थान हैं, मसलन IMF की बात कर ले, वर्ल्ड बैंक की बात कर ले, इन तमाम बातों को इस पर कैसे सहमति बनती है, इनमें कैसे सुधार हो, इन तमाम बातों पर भारत ने भी जोर दिया था और ब्राजील भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स में उसको शामिल करना चाह रहा है. अब देखना होगा कि कितनी सहमति इन तमाम बातों पर बन पाती है जब 18 और 19 नवंबर को तमाम जो G20 के देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे और इस पर चर्चा करेंगे. कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ असीम मिश्रा, DD न्यूज, रियो, ब्राजील. और आगे बढ़ते हैं खबरों में. झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेजी से जारी है. इसी सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने झारखंड के बोकारो में एक जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 5 सालों में झारखंड को केवल लूटा है और परिवारवाद को बढ़ाया है. झारखंड की जनता ने तय किया है
कि रोटी बेटी माटी की पुकार है कि अब की बार झारखंड में एनडीए की सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार ने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। 5 साल के उनके सरकार में गरीब और गरीब हो गया, रोजगार पर ध्यान नहीं दिया गया, दोनों हाथों से झारखंड को लूटने का काम हुआ और परिवारवाद को बढ़ावा दिया और फूट डालो राजनीति को बढ़ावा दिया और तुष्टीकरण के सहारे झारखंड को बांटने का काम किसी ने किया तो वो हेमंत सरकार ने किया। केंद्रीय मंत्री ने इसके बाद झारखंड के सिंदरी में भी एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि यूपीए सरकार के समय झारखंड के विकास के लिए सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए की राशि झारखंड को दी है। सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए दिए थे विकास के लिए और पिछले 10 साल में मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ झारखंड के विकास के लिए दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को झारखंड से विशेष प्यार है तो वो इस बात से दर्शाता है कि आयुष्मान भारत की शुरुआत भी झारखंड से हुई थी, मुद्रा योजना की शुरुआत भी दुमका झारखंड से हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत भी झारखंड के उलिहाट से हुई थी, हमारे बिरसा मुंडा के गांव से हुई थी। और झारखंड में चुनावी सरगर्मी के बीच झारखंड की दुमका के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनता का कैसा मिजाज है, इसे जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी राजेश राज ने। दुमका के बारे में पूछेंगे बहुत सारे सवाल और करेंगे झारखंड सियासत की बात, जानेंगे जनता जनार्दन से हाल कि आखिर यहाँ किन मुद्दों के आधार पर लोग मतदान के लिए पहुंचेंगे। सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो क्या दिखाई पड़ रहा है? सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है तो वो है क्या, माने बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है और वो भी शिक्षित बेरोजगार। कितना डेवलपमेंट हो पाया रामगढ़ का, दुमका का? दुमका का जहाँ तक मामला है, यहाँ पर सबसे प्रमुख मामला है कि यहाँ जो बेरोजगारी कारण मेन है कि यहाँ का जो है दुमका जिला का जो है रिजर्वेशन खत्म कर दिया, आरक्षण शून्य कर दिया है पहले के मुकाबले। किस चीज का आरक्षण? ओबीसी का जो आरक्षण था पहले मिल रहा था 27%, अभी जो है 0 कर दिया है। और स्टेट गवर्नमेंट ने 0 किया या सेंटर ने? स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ये इलाका कितना बदला, सत्ता के नजर से अगर देखें तो कितना परिवर्तन हुआ है? 0% बदलाव हुआ है, 0%। बहुत काम होना चाहिए, जैसे शिक्षा पर शिक्षक नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, स्वास्थ्य पर जो है जगह जगह में मोहल्ला में जो है क्लिनिक होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब जैसे बिजली बिल माफ किया, लेकिन माफ करने से केवल नहीं होगा। दुमका का इलाका है जो सबसे प्राइम मुद्दा है वो स्थानीय मुद्दा है, सड़क, शिक्षा, बिजली और लॉ एंड ऑर्डर। कैमरामैन संदीप के साथ मैं राजेश राज, टीडी न्यूज, रामगढ़, दुमका। तो न सिर्फ झारखंड बल्कि महाराष्ट्र की भी अगर बात की जाए तो चुनावी महासंग्राम के लिए आपको बता दें, भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अपनी विधानसभा सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम में आम जनता से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सीट पर एक रोड शो भी किया। इस सीट पर कांग्रेस ने इस बार कुणबी समाज के प्रफुल्ल गुरुधे पाटिल को उतारा है। पाटिल नागपुर से भाजपा के पहले विधायक और पूर्व मंत्री विनोद गुरुधे पाटिल के पुत्र हैं। देवेंद्र फडणवीस लगातार 5 बार से विधायक हैं और विजयी छक्का लगाने के लिए नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लगातार 4थी बार मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो भी प्रगति हुई उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में पुणे और मुंबई में कई इंडस्ट्रीज लगी। उन्होंने कितनी इंडस्ट्रीज लाई, नागपुर में भी, नासिक में भी, पुणे में भी, हर जगह हमारे लोग काम किए। और हमको आप बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया।
वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव को 1947 में हैदराबाद के रजाकारों के जलाने से खड़गे जी की मां और परिवार के कई लोगों की इसमें जलकर मृत्यु हुई थी। और जब भी मैं इस बारे में कहता हूं तो बटोगे तो कटोगे, तो कांग्रेस अध्यक्ष को बुरा लगता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। और बात राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह लोगों से किए गए वादों को पूरा ना करना बताया। इसे लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी है। अपने इस इस्तीफे में उन्होंने यमुना की सफाई और केजरीवाल के बंगला निर्माण का मुद्दा भी उठाया। गहलोत ने कहा कि यमुना की सफाई का वादा हमने पिछले चुनाव में किया था, लेकिन हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए। उन्होंने पत्र में लिखा कि कैसे शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए। इस पत्र में उन्होंने आगे कहा कि मैं आपके साथ यह भी साझा करना चाहता हूं कि आज पार्टी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्हीं मूल्यों की चुनौतियां हैं जो हमें एक साथ लेकर आए हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर हावी हो गई हैं, जिससे कई वादे छूट गए हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत के पद और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि गहलोत पर ईडी की जांच का दबाव था। ऐसे में इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत ने बात की केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा से। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद हैं। मल्होत्रा साहब, आज दिल्ली सरकार के एक बड़े मंत्री कैलाश गहलोत ने केजरीवाल जी पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है कि उन्होंने शीश महल जैसे मुद्दे हैं या यमुना की सफाई का मुद्दा, उन्हें जवाब नहीं दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी का जहाज डूब रहा है। इनके आम आदमी पार्टी के अंदर इनके नेताओं में, विधायकों में, मंत्री में, पार्षदों में बहुत जबरदस्त असंतोष है। मेयर इलेक्शन में भी आपने देखा 8 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। उससे पहले भी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी ऐसा ही था, 3 या 4 इनके पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी। राजकुमार आनंद मंत्री रहते हुए इस्तीफा देते हैं। कैलाश गहलोत जो इनके नए मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी इस्तीफा देते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता के सामने जा करके इनके पास जवाब नहीं है 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए विकास का कौन सा काम किया है। मुझे लगता है ये सब कारण है। कैलाश गहलोत जी ने अपने पत्र में भी खुलासा किया है कि यमुना जी की जो सफाई के बारे में 5 साल पहले भी, उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं डुबकी लगवाऊंगा, मेरे को समय चाहिए। समय पूरा हुआ है। डुबकी क्या, वहां का पानी का आचमन भी नहीं किया जा सकता। 8,500 करोड़ रुपए केंद्र से मिलने के बाद भी यमुना जी गंदी की गंदी है। वहां पे ऑक्सीजन लेवल कालिंदी कुंज पर 0 है। व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जल के जीव जंतु भी उसके अंदर जीवित नहीं रह पा रहे हैं। इन सब बातों के कारण जो उन्होंने उल्लेख किया है, कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा दिया लगता है। सर, लेकिन इस इस्तीफे के बाद जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एक बयान आ रहा है कि ईडी और सीबीआई का और इनकम टैक्स का उन पर दबाव रहता है, डर है, इसलिए वो जो है अब ऑप्शन नहीं है तो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। कैसे आज क्यों बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेतागण ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की? जो कल बीत गया तब क्यों नहीं करी? 1 महीना पहले क्यों नहीं करी?
ये सब इनका पॉलिटिकल स्टंट है। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि इनके नेता दल को क्यों छोड़ रहे हैं, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी। इनका साफ कहना था कि आम आदमी पार्टी सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, लिहाजा ईडी और सीबीआई के आरोप लगाकर उनका सहारा लेकर वो बचना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आपको बता दें, अजरबैजान के बाकू में आयोजित COP29 शिखर सम्मेलन में भारत ने विकसित देशों पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विकसित देशों का रुख संतोषजनक नहीं है। भारत ने इन देशों से सार्थक वैश्विक जलवायु कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समान जिम्मेदारी की मांग की है। विश्व में जलवायु परिवर्तन से संकट गहराता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। इस संबंध में भारत ने विकसित देशों से अधिक जवाबदेही की मांग की। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।